नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के स्टूडियो में मैं शिल्पा नेगी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी डे। ये जो दिन है ये खास इसलिए है क्योंकि ये हमें जागरूक करता है होम्योपैथी को लेकर। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसका किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, मीन्स नो साइड इफेक्ट। होम्योपैथी पद्धति क्या है, उसके लिए कैसे जागरूक किया जा सकता है, उसका स्कोप क्या है, वो कैसे सभी लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है और आगे उसका भविष्य क्या है, आज इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ 4 अच्छे डॉक्टर जो आपको विस्तार से इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। तो सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे उन सभी 4 डॉक्टर्स का। काजल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप है डॉक्टर काजल। डॉक्टर रोजलीना मैम, आपका भी शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनीता मैम हमारे साथ है और डॉक्टर अर्जुन सर, आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और आने वाले इस होम्योपैथी का जो ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले मैं अनीता मैम आपसे ही शुरू करना चाहूंगी, अगर आप डिटेल में बताना चाहें कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति क्या है और ये जो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है। सभी को, जैसे कि अभी मैडम ने बता दिया कि वर्ल्ड होम्योपैथिक डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी को विश्व होम्योपैथिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति यह वो पद्धति है मैडम कि जो एक मूल सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर, इस मूल सिद्धांत के आधार पर ये चिकित्सा पद्धति का आविष्कार हुआ है और उसी सिद्धांत के अनुरूप सारे जो कुछ भी चिकित्सा होती है इसी सिद्धांत के अनुरूप होती है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनेमन है जिनका कि 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में जन्म हुआ था। वही होम्योपैथी के आविष्कारक है, उनको होम्योपैथी के जनक, फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। तो उन्हीं के जन्मदिन को होम्योपैथी के रूप में उनको याद करने के लिए विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का प्रचलन जिस समय इसका आविष्कार हुआ था वहीं से होने लग गया था। एक्चुअली डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनेमन ये खुद एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे उस समय, लेकिन उस समय की जो प्रचलित पैथियाँ थी जिससे कि रोगों का उस समय डिसीजेस का ट्रीटमेंट होता था, वो ट्रीटमेंट उस समय ऐसे हुआ करता था कि उससे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स थे कि जो कि डिसीज़ के पेन से भी ज़्यादा उस ट्रीटमेंट का पेन होता था। तो डॉक्टर हनेमन की ये सोच थी कि कुछ हम ऐसी पैथी ले कि जिससे उस पेन को कम करके हम ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाए। इसलिए उन्हें डॉक्टर हनेमन स्वयं काफ़ी भाषाओं का उनको नॉलेज था। तो रिसर्च करने के बाद उन्होंने जो अभी मैंने सिद्धांत बताया सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर, लाइक क्यूअर्स लाइक, इस सिद्धांत के अपनाकर उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। और उसी समय उसका प्रचलन होने के बाद विश्व रूप में तो उसका प्रचलन अच्छा हो ही रहा था। 18वीं सदी के आसपास भारत में भी होम्योपैथी का प्रचलन स्टार्ट हो गया था और 1970 के आसपास भारत सरकार ने भी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में मान्य कर लिया था। जी मेरा सवाल अर्जुन सर आपसे है कि हम अगर राज्य स्तरीय लेवल पर देखें, राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि चलिए मानते हैं कि विश्व स्तर पर तो अब होम्योपैथी ने बहुत अपनी जगह बना ली है, लेकिन अगर हम राजस्थान की नज़र से देखें राज्य स्तर पर कि यहाँ पर उसका स्वरूप क्या चल रहा है और कितने चिकित्सालय, मतलब अगर आप मुझे इसी हिसाब से बताएं तो। जी, मैं अगर राजस्थान की बात करूँ तो राज्य स्तर पर लगभग 600 से अधिक होम्योपैथिक चिकित्सालयों का संचालन किया जा रहा है जी, जिसमें लगभग 620 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और लगभग 550 कनिष्ठ नर्स या कंपाउंडर इसमें कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अपन जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 6 चिकित्सालय संचालन कर रहे हैं, जिसमें हाथीराम कौड़ा, बालसमंद, सूरसागर, राजस्थान हाईकोर्ट आदि है। और अगर हम जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगभग 15 ब्लॉक स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बालेश्वर, शेरगढ़, पिपासिटी, भोपालगढ़, तिवरी आदि है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति राज्य स्तर पर जैसे स्कीम्स होती है, जैसे NRHM, RBS के, उसके तहत भी सभी PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी चिकित्सक अपना कार्य कर अपनी सेवाएं कर रहे हैं। जी काजल में मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है कि हर पद्धति किसी न किसी सिद्धांत को फॉलो करती है, तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है उसका भी कोई सिद्धांत है या दवाइयों का चयन करने में भी किसी सिद्धांत का फॉलो किया जाता है? जी बिल्कुल, जैसा अभी अनीता मैम ने बताया कि सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे होम्योपैथी पूरी तरीके से बेस्ड है। अब ये कैसे आया, जैसे डॉक्टर सैमुअल हनेमन के बारे में बताया कि वो खुद बहुत अच्छे
एमडी फिजिशियन थे, और जब एक एमडी फिजिशियन उनको लगा कि ये इतना ज़्यादा इन्वेजिव टेक्निक्स हैं, बहुत पेनफुल टेक्निक्स हैं, तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने एज एक एक्सपेरिमेंट के तहत कुछ सिंकोना बाग जो होती है वो थोड़ी सी खा ली। उसको जब खाया तो उनको मलेरिया जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए, और जब उन्होंने देखा कि अगर मैं इसको खा के मलेरिया जैसा सिम्टम ला रहा हूँ तो उसको मेडिसिनल फॉर्म में खाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसे आविष्कार हुआ। तो सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर तो एक मूल सिद्धांत है ही, उसके साथ में हमें आप कह सकते हैं डायग्नोस्टिक टूल की तरह हम यूज करते हैं माइजम्स का, सोरा, सिफिलिक और साइकोसिक, जो माइजम है तीनों। तो अगर इसको हम समझे आम भाषा में तो ये कह सकते हैं कि जैसे आयुर्वेद में होता है ना वात, पित्त और कफ, ये शरीर के तासीर डिटरमाइन करता है, उसी तरह तीनों तासीर, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस हमारी होम्योपैथी तासीरें हैं, जिसके जो हमारे लिए डायग्नोस्टिक टूल की तरह रहता है। और इन 3 कैटेगरीज को लेके हम पेशेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं और उन्हीं के आधार पे दवाइयाँ देते हैं। जी रोजिना मैम, आपसे मेरा एक सवाल है कि अमूमन होम्योपैथी की सारी दवाइयाँ मीठी होती हैं, छोटी छोटी गोलियां हमने देखी हैं और बच्चे भी खा सकते हैं, इजीली बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन एक भ्रांति है कि अगर डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं वो इसे खाएंगे तो फिर क्या होगा? जी, ये बहुत ही कॉमन क्वेरी है और ये एवरीडे हमारे सामने ज़रूर आती है, तो इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हम मैक्सिमम फॉर्म में ग्लोब्यूल्स के रूप में देते हैं, जिसके अंदर हम डाइल्यूशंस डालते हैं। तो ये ग्लोब्यूल्स होते क्या हैं, तो मैं इसके बारे में आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ग्लोब्यूल्स एक तरह का व्हीकल है जो मेडिसिन को कैरी करके अपने टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है और वहाँ पे मेडिसिन अपना एक्शन करती है और मेडिसिन उस ऑर्गन पे अपना एक्शन देने के बाद में जो बॉडी में सिम्टम्स हैं उसको उससे फ्री करती है। तो व्हीकल क्या चीज़ होती है? व्हीकल वो चीज़ होती है जो मेडिसिन को कैरी करके टारगेट ऑर्गन तक ले जाए, और सबसे कॉमनली जो व्हीकल हम यूज़ करते हैं वो होता है वाटर। जैसे हमने वाटर से मेडिसिन को लिया, वो हमारी बॉडी में गई और उसके बाद में उसने टारगेट ऑर्गन पे वर्क किया। उसी तरह से हम डिस्पेंसिंग अल्कोहल भी यूज़ करते हैं, वैसे ही ग्लोब्यूल्स है। और व्हीकल वो सब्सटेंस होता है जिसकी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये ग्लोब्यूल्स जो होते हैं ये हाईली सर्टिफाइड लैब्स में बनते हैं एंड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी ऑफ सुक्रोज से बने हुए होते हैं, जिसके अंदर 80% सुक्रोज होता है, 20% ऑफ लैक्टोज होता है। तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल एक भ्रांति है कि अगर डायबिटिक पेशेंट ने इसे लिया तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये केवल एक व्हीकल है, एक कैरियर है जो मेडिसिन को एक टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है ताकि वो प्रॉपर वे में बॉडी के अंदर वर्क कर सके। अर्जुन सर, आपसे एक सवाल है कि एक अपवाद है कि अगर वैज्ञानिक धारणा के स्तर से दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो लोग इसे डिनाई करते हैं, पर यहाँ मेरा भी एक पर्सनल सवाल आपसे कि मैंने ये चीज़ एलोपैथी में नोटिस की है, सोनोग्राफी, बायोप्सी, हम ये बहुत सी चीज़ें करवाते हैं बेसिक। अगर बच्चों को सर्दी जुकाम भी होता है तो नेबुलाइज करवाते हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या लेकर अगर माता पिता आपके पास आते हैं बच्चों की, तो उसे डायग्नोज करने का तरीका क्या एलोपैथी का जैसा मशीनों द्वारा है, आपके पास भी वही है या इसका कोई और सिस्टम है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि विश्व की आज सबसे दूसरी प्रचलित चिकित्सा पद्धति है और आपने कहा कि वैज्ञानिक तथ्य हर बार होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पूरे वैज्ञानिक कसौटी पर उतरी है। और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि 3 साल पूर्व IIT के मुंबई के डॉक्टर JS बेल्लारी और उनकी टीम ने होम्योपैथिक औषधियों के ऊपर रिसर्च भी किया गया था और उन्होंने ये पाया गया था कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं और जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो सिद्धांत है और जो होम्योपैथिक औषधियों से मेल खाता है। रही बात डायग्नोस्टिक टूल, और ये हमारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है और हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो लक्षणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति है, यानी कि हम उन लक्षणों को नोट करते हैं, उसके अनुसार जो सिमिलर मेडिसिन होती है वो हम देते हैं। इसके अलावा तरह तरह की भ्रांतियाँ भी है, जैसे होम्योपैथिक मरीज जो हमारे पास आते हैं वो बोले बहुत धीरे काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक्यूट पेशेंट है, एक्यूट मेडिसिन हम देंगे तो उसको तत्कालिक रूप से आराम करेगा। और क्रोनिक पेशेंट अगर हमारे पास में आता है, वो दूसरी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति होता है वो हमारे पास में आता है, तो उसके लिए वो थोड़ा धीरे या लेट काम करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पे एक और है कि गोलियां सब एक जैसी देती है, और अब जिस सवाल को पूछने जा रही हूँ आप में से कोई भी डॉक्टर उसका जवाब दे सकता है, लेकिन हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर, शुगर, एक ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जिनके लिए अब ये भ्रांति है या सच है कि इनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और उस स्तर पर देखा जाए कि नाश्ते के पहले या नाश्ते के बाद आपको गोली खानी। होम्योपैथी में इनकी चांसेस क्या रहते हैं, क्या स्कोप रहता है? यहाँ पे एलोपैथी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पे इनका क्या स्कोप रहता है। मैम आप बताइए। अच्छा जी जी, मैं इस क्वेश्चन के लिए ये बताना चाहूँगी मैडम कि जो सबसे पहले आपने कहा है कि नाश्ते के पहले या नाश्ते के बाद,
तो हम लोगों की मेडिसिन जो भी होती है उसमें सबसे पहले तो ये नियम ही है कि जब भी आप मेडिसिन लो, जैसे अभी रोजलिना मैडम ने बताया कि ग्लोब्यूल्स वाटर या ये व्हीकल्स है जो कि मेडिसिन को टारगेट ऑर्गन्स तक ले जा रहे हैं, इसलिए उस व्हीकल्स को जाने के लिए रास्ता सही चाहिए। इसलिए जब भी आप मेडिसिन लो उस समय आपका मुंह एकदम क्लियर रहना चाहिए, टंग से उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो मेडिसिन लेने के 10-15 मिनट पहले और बाद में अगर मुंह साफ रहता है तो उस मेडिसिन का एक्शन प्रॉपर तरीके से पूरा हो पाता है। इसलिए ये होता है कि भाई आप कुछ भी नाश्ते के पहले 10-15 मिनट पहले ही मेडिसिन लो तो उसका एक्शन प्रॉपर हो जाता है। और जैसे कुछ डिसीजेस के आपने नाम बताए हैं, इन डिसीजेस के साथ में भी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्शन बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी सर ने बताया कि भ्रांति ये है कि जनरली ये होता है कि पहले ये होता था कि जैसे कॉमन अभी भी है कि आप बीमार होते ही सबसे प्रथम तो हम जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अभी भी बहुत कम ऐसे फैमिलीज होंगी जो ऑलरेडी होम्योपैथी से जुड़ी हुई है कि बुखार आने के बाद या कुछ भी इमरजेंसी प्रॉब्लम होने के बाद प्रथम था हमको ये ध्यान है कि हमने होम्योपैथिक हॉस्पिटल जाना है। ये तो जल्दी किसी के ध्यान में आता ही नहीं है। तो पहले भी ये होता था कि भाई बीमार होती पहले तो हमने जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति है वहाँ पहुँच जाइए, उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, और अगर उससे नहीं होता है तो फिर सेकंड ऑप्शन या तो आयुर्वेद या फिर कुछ और पैथी से ले लीजिए। फिर लास्ट में ये होता था कि अब कुछ नहीं है तो चलो होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं, पहले ये हुआ करता था। तो इसके कारण ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता तो इतनी बड़ी फाइल लेकर आ रहा है, ऑलरेडी 10-15 साल पूरी डिसीज पूरा खिचड़ी बना के लेकर आ गया, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए तो लंबा समय लगता ही था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुए हैं, अवेयरनेस हुई है और काफ़ी कुछ आप जैसे अच्छे प्रोग्राम्स करने के बाद लोगों में भी अवेयरनेस हुई है, तो अभी जैसे एक्यूट डिसीजेज जिनको हम कहते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम बुखार, ये ऐसी जो बीमारियां हैं, इसके अंदर भी होम्योपैथिक मेडिसिन का उतने ही जल्दी असर होता है जितना कि बाकी के पैथीज का होता है। अगर मेरे पास कोई एक्यूट पेशेंट आता है फीवर से या डायरिया लूज मोशन से या जुकाम से, तो उसको अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ तो वो भी 2-3 दिन में ही ठीक होगा। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में तो ऐसे देखा गया है कि टाइफॉइड, जॉन्डिस, मलेरिया ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको बजाय कि बाकी मेडिसिन लेने के बजाय अगर वो कंटिन्यूसली होम्योपैथी पे लेते हैं तो काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स भी आते हैं। और जो मेन बात होती है इस डिसीज के बाद जो कहते हैं ना कि टाइफॉइड होने के बाद मुझे लंबे समय तक वीकनेस रहा या पीलिया होने के बाद लंबे समय तक वीकनेस रहा, अगर ये मेडिसिन आप प्रॉपर लेते हो तो बिल्कुल भी वो वीकनेस बाद में नहीं रहती है। या फिर कहते हैं कि बचपन में टाइफॉइड या हुआ था जिसका उस समय तो कुछ असर नहीं हुआ लेकिन अब हुआ है, तो होम्योपैथी की खास अच्छी खूबसूरत बात यह है कि ऐसी लंबी बीमारियों को उसी समय ठीक कर कर भविष्य में उसके कारण जो दुष्प्रभाव होने वाले हैं, इन पैथियों की मेडिसिन ऐसी है जो उनको भी रोकती है। ये हो गई जैसे लंबी बीमारियों के लिए, और बुखार सर्दी जुकाम के लिए मैंने बता ही दिया, और डायबिटीज़ और बीपी के लिए जैसे अभी आपने बताया है। तो अभी जनरली हम लोगों के पास ऐसा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो लंबे समय तक डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैडम मैं एलोपैथी के साथ में होम्योपैथी ले सकता क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं आप डायबिटीज़। हाँ, ये मेरा सवाल होता। बिल्कुल ले सकते हैं आप। बस ये होता है कि आप उन मेडिसिन में और इन मेडिसिन में आधे घंटे का गैप रखिएगा। तो दोनों साथ में पैरेलल चलने से ये होता है, जैसे मैं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय हाथीरामोड़ा में पोस्टेड हूँ और वहाँ की हमारी ओपीडी पर डे अबव 100 होती है, तो काफ़ी डायबिटीज़ के पेशेंट्स खूब आते हैं। तो उसमें ये होता है कि जनरली जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स मेडिसिन लेते हैं तो लंबे समय तक, जोधपुर मिठाइयों का शहर है, यहाँ तो आप किसी को कह ही नहीं सकते कि आप मिठाई बंद करिए, तो वो मिठाई तो खाएंगे, कहेंगे मैडम क्या होगा, मेडिसिन डबल ले लेंगे। तो फिर वो साथ में होम्योपैथिक पैरेलल रखते हैं। तो अगर किसी ने मेडिसिन लेते हुए भी डायबिटीज़ अगर लंबे समय तक है तो उसके आंखों पर इफेक्ट हो जाता है, पैर सूने पड़ना हो जाता है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी हम कहते हैं, या कुछ दूसरे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर उसके साथ में आप पैरेलल होम्योपैथिक भी लेते हो तो उसके साथ में जो बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल तक होम्योपैथी रोकती है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी मेडिसिन अगर वो चलती है तो उसी लेवल में चलती है, उनको बैड इफेक्ट्स उसके नहीं होते हैं। और कुछ प्राइमरी स्टेज में अगर डायबिटीज़, बीपी या कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के आ जाते हैं तो उन पेशेंट्स में भी होम्योपैथी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और इसकी खास बात यह है कि अगर एक होम्योपैथी का पेशेंट इससे जुड़ जाता है और वो देखता है कि हाँ मुझे इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उसकी फैमिली या उसके रिश्तेदार पड़ोसी अपने आप इसके साथ में जुड़ जाते हैं। ये होम्योपैथी की मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट। यहाँ पे मेरा एक और सवाल है, हम जब होम्योपैथी की बात करते हैं कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक का एक टॉपिक तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत, और मैंने देखा आयुर्वेदिक में परहेज बहुत मांगे जाते हैं, टमाटर मत खाइए, दही मत खाइए।
होम्योपैथी में भी क्या इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं रोजिंदा मैम? जी, परहेज़ तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को भी एक ही बात समझाती हूँ कि परहेज़ जो होता है वो कभी मेडिसिन रिलेटेड नहीं होता। परहेज़ हमेशा डिजीज़ रिलेटेड होगा। अगर आप डायबिटिक हो तो डायबिटीज़ के हिसाब से जो आपको परहेज़ करना है वो करना रहेगा। अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है तो गैस्ट्रिक के हिसाब से आपको परहेज़ करना रहेगा। और जैसा हमको अभी अनीता मैम ने बताया ही है, मेडिसिन से रिलेटेड परहेज़ बस इतना होता है कि वो प्रॉपर अपने टारगेट ऑर्गन तक जाए, इसके लिए हमें ट्रैक क्लियर रखना है। तो मेडिसिन रिलेटेड परहेज़ बस इतना ही होता है कि हमें मुँह साफ रखना है। अदरवाइज हमेशा मैं अपने हर पेशेंट को यही समझाती हूँ कि परहेज जो है वो आपका डिजीज रिलेटेड होगा। जैसे हम ये समझते हैं कि स्किन ट्रबल्स है, तो स्किन ट्रबल्स में अगर हम कुछ इरिटेंट्स खाएंगे, जैसे कि ज़्यादा लहसुन हो गया, अदरक हो गया या तेज मिर्च मसाला हो गया, तो वो ऑब्वियसली स्किन पे इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। जैसे जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें खटाई से रिलेटेड जो है लिमिटेशन वो है। अगर आपने खटाई खाई तो आपके जॉइंट्स अफेक्ट होंगे ही होंगे। सो दिस इज अगेन अ डिजीज रिलेटेड परहेज। मतलब होम्योपैथी में भी ये चीज होती है। एग्जैक्टली। तो जो परहेज हर डिजीज वाइज चलती है तो वो बिल्कुल होम्योपैथी में भी हम फॉलो करते हैं उसको। अदरवाइज हमें मुंह साफ रखना है, यही एक बेसिक मेडिसिन रिलेटेड परहेज है। जी मैडम, एक बात बताना चाहूँगी। एक्चुअली क्या है, जो होम्योपैथी का ये सिलेबस जो है इक्वल टू MBBS जैसे 5.5 साल का होता है, BHMS भी 5.5 ईयर्स का ही होता है। फर्स्ट ईयर से फाइनल तक सब्जेक्ट्स नियर अबाउट जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, जो कन्फ्यूजन जनरली लोगों में रहता है कि होम्योपैथी में, क्योंकि अगर पेशेंट मेरे पास आ रहा है, मुझे उसकी आईज चेक करनी है, मुझे उसके टीथ देखने हैं, मुझे उसकी नेल्स देखनी है, तो हम लोगों को भी वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, MBBS के लिए पढ़ाए जाते हैं, वही सब्जेक्ट BHMS में होते हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हम लोगों के मेडिसिन अलग है और MBBS BMS की मेडिसिन अलग है। बाकी जो जैसे अभी आपने भी लैब टेस्ट के लिए पूछा था, तो सारे सब्जेक्ट 5.5 साल तक वही एवरी ईयर सेम पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट मेडिसिन, और जो कि हमारे रूल्स, जो हमारी फिलोसॉफी है, वो सब्जेक्ट्स अलग है। बाकी सारे वही है, जिसको कि हम पेशेंट्स आने के बाद डायग्नोस्टिक प्रोसेस के लिए भी वही है और बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी वही है। काजल जी, मेरे यहाँ पे एक सवाल है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को सडनली फीवर आ जाता है और एलोपैथी में जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और घर पे भी आजकल ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन लेने की, तो हम हमारे हर घर में एक डॉक्टर है, हम जाके लेते हैं और कहूँ तो उससे रिलीफ भी हो जाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए। तो क्या इतना जल्दी रिलीफ होम्योपैथी की मेडिसिन से भी हो जाता है? जी बिल्कुल होता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि बार बार यही हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ क्रॉनिक केसेस में नहीं, एक्यूट कंडीशंस में भी होम्योपैथी उतना कारगर है। और कोविड के पैंडेमिक के बाद तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया लोगों की मानसिकता में। कोविड ने जब ये सिचुएशन आई थी, तब हमारे सभी फैटर्निटी के जो डॉक्टर्स, होम्योपैथी फैटर्निटी के डॉक्टर्स ने अपने पूरे अच्छे से काम करके दिखाया है इन सबको, पेशेंट्स को नॉट ओनली क्योर बट प्रिवेंशन लेवल पे भी अगर मैं कहूँ तो होम्योपैथी इज वेरी गुड। बहुत तरीके की बीमारियों का प्रिवेंशन है हमारे पास में। पर अगर हम तेज फीवर की बात करें, एक्यूट कंडीशन की बात करें, तो यस इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और एक सजेशन, मतलब एक एडवाइस मैं ज़रूर देना चाहूँगी आपके माध्यम से कि प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन रोकिए, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, वेदर इट बी एनीपैथी। सेल्फ मेडिकेशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा कोई भी दवाई ले, आप अपने डॉक्टर से पूछ के लें, कंसल्ट करके लें प्रॉपरली, और ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन ना मांगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है आज के टाइम पे। गूगल है, फेसबुक है, इंस्टा है, हम उनसे देख के सीख रहे हैं। यू वोंट बिलीव, पेशेंट आता है OPD में, और परसों की बात है, आया और अचानक मुझे बोलने लगा कि मैडम सल्फर दे दीजिए। और वो पेशेंट पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो मजदूर कैटेगरी का पेशेंट था। मैंने कहा आपको क्यों चाहिए? कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैंने पढ़ा है। तो मैंने कहा देखिए ये तो सरकारी डिस्पेंसरी है ना, आपको यहाँ पे डॉक्टर से तो आपने बात ही नहीं की, बट ही वॉज एडमेंट कि नहीं मेरे को सल्फर ही चाहिए ऐसे। तो प्लीज ऐसे ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई भी दवाई ना लें। एंड वन अदर थिंग, गूगल इज जस्ट मेंट टू गिव अ इन्फॉर्मेशन। मतलब वो एक इन्फॉर्मेशन का भंडार है। आप वहाँ पे एक बॉयल को भी सर्च करोगे तो वो आपको कैंसर तक लेके जाएगा। सो प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर्स, डोंट ट्रस्ट द मतलब नेबर्स, क्योंकि हर के पास आज एक एडवाइस होती है देने के लिए। तो प्लीज जस्ट रीड गूगल, डोंट मतलब उसको ज्ञान के लिए से अपनाने के लिए नहीं है। सही है। अनीता मैम, मेरा एक सवाल है, आपको कितना वक्त हो गया है सेवा? देखिए, पास आउट तो मेरा 2000 का है। लास्ट 25 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ होम्योपैथी की, और गवर्नमेंट में पिछले 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जैसे अभी सब बता रहे, तभी से अनुभव यही है कि होम्योपैथी के लिए आप एक्यूट डिसीजेस, एक्यूट का मतलब मैं बताना चाहूँगी कि जो तुरंत, जैसे कम दिनों के लिए जो बीमारियाँ होती है,
3-4 दिन में या 8-10 दिन में जो बीमारियां खत्म हो जाती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा इलाज है। और क्रॉनिक डिसीजेस जैसे स्किन डिसीजेस, एलर्जी के लिए कहा जाता है, हेयर फॉल के लिए। और अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या मैं बताना चाहूँगी कि फीमेल के अंदर पीसीओडी जी हाँ, बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। और सबसे मेन बात जो फिजिकल डिसीजेस की जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ में ही मानसिक बीमारियों का, जो उसके लिए भी होम्योपैथी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं कहूँ कि अभी आप काफ़ी देखते हैं कि छोटा बच्चा अगर उससे आप मोबाइल ले लो तो हाइपर हो जाता है, ADHD के जैसे भी हम देखते हैं। तो मानसिक बीमारियों के लिए भी होम्योपैथी का दी बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। हमने खुद ने ट्रीट किया है। एक केस था मेरे पास कि मम्मी कहती थी कि बच्चा 11th-12th में था, उसने मोबाइल फिर जो अभी गेम आते थे बीच में, वीडियो गेम एडिक्शन हो गया था उसको। इतना सीवियर एडिक्शन हो गया था कि वो वॉशरूम जाने के बाद भी उसको याद नहीं रहता था। अंदर मोबाइल लेकर जाते हैं बच्चे, अंदर खेलते बैठता था, बाहर आना भूल जाता था। अगर मम्मी नॉक करके बाहर बुलाए तो हाइपर हो जाता था। उसके कारण पूरे घर में सुबह का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता था। बच्चे ने पढ़ाई कम कर दी थी और हाइपर होने लग गया था। मम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी उसकी। तो जब हमने मेडिसिन स्टार्ट करी उसकी, तो विदिन 2 to 3 वीक्स उसका एडिक्शन काफ़ी कम हो गया। जो उसका ओरिजिनल नेचर था कि वो नॉर्मल नेचर का था, वो होने लग गया और धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पर आ गया था। तो आज की जो समस्या मानसिक लेवल के लिए पर मैं कहूँगी कि एंग्जाइटी या ज़्यादा चिंता तनाव, मोबाइल के एडिक्शंस, या फिर बच्चों के एग्ज़ाम के समय पर वो मानसिक तनाव, स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं, उन सब के लिए भी होम्योपैथी दी बेस्ट काम करती है। दी बेस्ट रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं, आते हैं काफ़ी अच्छा। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों के लिए भी या कोई भी मानसिक तनाव, अभी जो एरा चल रहा है, जल्दी तनाव कोई नहीं झेल पाता है, तो उसके लिए भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा उपचार है जी। अभी तो वक्त के साथ साथ हमने भी ये चीज़ नोटिस की कि होम्योपैथी ने अपना एरिया बहुत बढ़ा लिया है और लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने और देखी कि बहुत सस्ती पद्धति है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार महंगी चिकित्सा पद्धति को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तब ये बहुत सपोर्ट करती है और उतनी ही असरकार। बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है अभी लोग इसको लेके उतने जागरूक नहीं है और लोगों में ना पेशेंस जो लेवल है ना उनका वो खत्म हो गया। लोग चाहते हैं हमने अभी कुछ किया और रिजल्ट अभी चाहिए। यस, मैं रोजीना मैम आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आगे भविष्य आपको कैसा दिखता है? यस, डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगी कि होम्योपैथी इज़ द मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर, द मेडिसिन ऑफ द कमिंग एरा। बिकॉज ये इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि जो होम्योपैथी में जो रिसर्चेज हैं, ये रिसर्चेज पुरानी मेडिसिन एंड उनकी प्रूविंग्स तक ही सीमित नहीं रह गई है। इस पे जो रिसर्चेज है वो डे बाय डे हो रही है और होम्योपैथिक मेडिसिन की जो प्रूविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे होती है। तो इसके माध्यम से हमें मेंटल सिम्टम्स एंड फिजिकल सिम्टम्स दोनों मिलते हैं। तो ये हमें आज के टाइम में अच्छे से पता है, समय बदला है, एरा इज चेंजिंग एंड पीपल आर चेंजिंग इमोशनली ऑल्सो। स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है, इमोशनल प्लेन चेंज हो गया है और इन इमोशनल प्लेन्स के चेंज होने की वजह से जो डिजीजेज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो डेफिनेटली इसमें आपको रिसर्च बढ़ानी पड़ेगी। तो आई एम वेरी प्राउड टू से कि होम्योपैथी एडवांस्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी को अपना के एवरी ईयर न्यू मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च कर रही है जो कि एविडेंस बेस्ड है। इन न्यू मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च हो रही है और हमें फिजिकल ही नहीं मेंटल सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में हम डिप्रेशंस, एंजाइटीज, सुसाइडल टेंडेंसीज एंड जो पीपल में जो चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के अंदर जो चेंज आ रहा है, जो सहन शक्ति की कमी आ गई है, वो उससे अडेप्ट कर पाएंगे। हमारे पास एडवांस्ड लैब्स हैं और जिसमें रिसर्चेज हो रही हैं तो वो पब्लिश भी हो रही है सारी रिसर्चेज। तो अब हम ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी एविडेंस बेस्ड है, इसके एविडेंसेस को हम नहीं नकार सकते। फार्मेसीज जो है वो अपग्रेड की जा रही है, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इसके अंदर हमें मिल रही हैं। उसके अलावा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ IPDs, OPDs हैं जिसमें डेली रिसर्च चल रही है एंड डिजिटल डेटा के माध्यम से, AI के माध्यम से हम उन चीज़ों को, डेटाबेस को रिकॉर्ड करके रख रहे हैं ताकि हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए उन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकें। एंड नॉट ओनली इट इज़ लिमिटेड टिल ह्यूमन बींग्स, वेटनरी फील्ड में भी होम्योपैथी बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट्स दे रही है और वेटनरी फील्ड में ये काफ़ी समय से यूज़ की जा रही है। ये मेरे नॉलेज की पहली बात आई है। एंड वी हैव यूज्ड होम्योपैथी इन अ वेरी गुड वे ड्यूरिंग द लंपी वायरस डिजीज।
एंड इसके रिकॉर्ड्स हमारे गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज ने हमारे डिपार्टमेंट्स को दिए थे एंड उसके भी रिकॉर्ड्स हम सबके पास है एंड नॉट ओनली टिल ह्यूमंस एनिमल्स इट इज ऑल्सो गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन एग्रीकल्चर इन द वे ऑफ एग्रो होम्योपैथी, जिसमें आपको पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो क्रॉप्स की क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहा है। सो इट वॉज अर्लियर सेड कि इट इज़ अ ऑल्टरनेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद इन द मेन स्ट्रीम, पर अब ये डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो गई है विद द मेन स्ट्रीम। एंड जैसा कि आपको बता ही दिया डॉक्टर अर्जुन ने कि ये सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन बन चुका है। सो इट इज़ द मेडिसिन ऑफ द कमिंग एरा, इट इज़ द मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर। हमारे पास बहुत सारे न्यू मॉलिक्यूल्स हैं जिससे हम आने वाले एरा में ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं और लोगों को भारी डिजीजेस से बचा सकते हैं। काजल मैम, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, होम्योपैथी को हम क्यों चुने, क्यों उस पर भरोसा करें, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं और आगे भविष्य में और कैसे अच्छे हो जाएंगे? आप हमारे प्यारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं 24 चैनल का धन्यवाद कहती हूँ। आप लोगों ने हमें आज बहुत अच्छा मौका दिया, आपके माध्यम से लोगों तक रूबरू होने का एक और छोटा इनिशिएशन अवेयरनेस की तरफ। और मैसेज तो इतनी देर से हम होम्योपैथी के बारे में बात कर ही रहे हैं कि कितनी अच्छी बातें हुई हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें पता चली है। सिर्फ हम सिर्फ होम्योपैथी क्यों चुने, सिर्फ दवाई डिजीज के लिए नहीं, एज एन डॉक्टर बन के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। अर्जुन सर ने हमें बताया कि सरकार कितना कुछ कर रही है। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत जो फ्यूचर की जो मेडिसिन है वो यही है, यूथ फ्रेंडली मेडिसिन है। आज की यूथ को क्या चाहिए? क्विक रिजल्ट चाहिए सबसे पहली बात। फिर दूसरा, वो खुद बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते जा रहे हैं, हमारे माइंडसेट्स बहुत अनस्टेबल होते जा रहे हैं। हम इसे साइकोटिक एरा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम पे कैसा है ना कि हर किसी को बहुत सारी चीज़ें, मल्टीटास्किंग है हर कोई, पर मल्टीटास्किंग होना आसान काम नहीं है, उसके साथ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, आपकी हेल्थ डिटोरेट होती है, मानसिक फिजिकल लेवल पे, दोनों लेवल पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ऐसे में साथ में आप होम्योपैथी लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है ना, हमारे पॉकेट्स पे बहुत फ्रेंडली है, आप बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। आप किसी छोटी सी दवाई है, आपको ट्रैवल करना, आप लेके चलते चाहिए, आपकी दवाई भी आपके साथ है, आपकी हेल्थ भी आपके साथ है, तो इट इज इजी टू कैरी, इजी टू टेक, मीठी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज के टाइम पे सबके दो चेहरे हैं, अगर हम इस तरीके से बात करें तो, है ना। हाँ, तो ये जो एक एरा है अब ये बदलेगा नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सबके हिडन सीक्रेट्स हैं बहुत सारे जो पेशेंट्स आके रिवील कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पे होम्योपैथ, इसीलिए हमारी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो ट्रेनिंग है, सिस्टम है, वो हमारे को हेल्प करता है पर्सनालिटी को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट करने में। और वो जो हिडन चीज़ें हैं, डिजायर्स हैं, वो एक होम्योपैथी समझ सकता है और हमें आसानी होती है। आज के जो कॉम्प्लिकेशंस है साइकोटिक वर्ल्ड के, इट इज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम इजीली क्रैक कर पाते हैं और पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सब जिन्होंने नहीं ट्राई किया है, ट्राई करके देखिए, इट इज़ डेफिनेटली वेरी इफेक्टिव। और बाकी सारे इतने सारे डॉक्टर्स हैं शहर में, और ना सिर्फ शहर में, पूरे अब तो देश में इतने सारे डॉक्टर्स हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि कम से कम 3 से 4 लाख डॉक्टर्स इस वक्त इंडिया में हैं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स, नॉट क्वैक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अदर RMPs आई एम टॉकिंग अबाउट, रजिस्टर्ड होम्योपैथ्स, जो वैसे देखा जाए तो एलोपैथ्स के कंपैरेटिव बहुत कम है, लेकिन आज 4 लाख हुए हैं तो कल 5 भी होंगे, 6 भी होंगे। सो नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स अवेयरनेस बढ़ रही है। सो यस, इस पे मैं एक छोटी सी बात और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि बहुत ही जल्दी नेटफ्लिक्स पर होम्योपैथी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है विच विल अनवील ऑल द ट्रूथ्स। जितनी भी क्वेरीज है, जो बातें अभी हमने यहाँ करी, इज इट अ क्वैक, इज इट अ प्लेसिबो थेरेपी, डज इट वर्क, डज इट हैव एनी एविडेंसेस, ये सब के जवाब आपको उस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड वेरी सून इट विल बी कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। तो जो भी इंटरेस्टेड है होम्योपैथी में या उसके बारे में और जानना चाहता है तो आई विल मतलब रेकमेंड कि उसको ज़रूर वॉच करें। अगर ये ट्रेलर आप हमें प्रोवाइड कर देंगे या ये हमारी इन्फॉर्मेशन में आता है तो ज़रूर हम भी इसमें अपना एक योगदान ज़रूर देना चाहेंगे कि अपनी न्यूज़ के माध्यम से हम जोधपुर के दर्शकों को, अमूमन जोधपुर ही नहीं, राजस्थान जो भी हमें इंस्टा पे या यूट्यूब पे हमें फॉलो करता है, उन तक भी आपका मैसेज ज़रूर पहुंचाएंगे कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें। और आप सभी डॉक्टर काजल, डॉक्टर रोजवीना मैम, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर अर्जुन सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और होम्योपैथी के बारे में बात करने के लिए।
आप सभी दर्शकों को भी विश्व होम्योपैथी डे की बहुत बहुत बधाई, जो 10 अप्रैल को आने वाला है। ये सिर्फ कहने से बधाई नहीं है, मेरा मानना यह है कि अगर बधाई देनी है तो एक बार इस पद्धति को फॉलो जरूर कीजिए, इसका अनुभव जरूर लीजिए। कभी कभी हमारी छोटी सी अनदेखी हमारे जीवन की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि एलोपैथी को फॉलो कीजिए या आप आयुर्वेदिक की तरफ जाइए, लेकिन मौका तो सबको बराबर देना चाहिए ना, क्योंकि जब सबको मौका बराबर मिलेगा, सभी एक लाइन में खड़े होंगे, तभी आपका चुनाव पता चलेगा कि आप कितना सटीक चुनाव कर पाते हैं। और क्या पता ये होम्योपैथी पद्धति आपकी जिंदगी को बदल दे, आपके जीवन में आने वाली सभी हेल्थ इश्यू जो उतार चढ़ाव आते हैं उन सबको खत्म कर दे। तो जरूरी है कि इसके प्रति आप सभी दर्शकों को भी जागरूक होना पड़ेगा और इस पद्धति को अपने जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं हमारी जो पद्धति है इसको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और इसके बारे में लोगों को जागरूक होने का भी मौका मिलेगा। आप सभी को एक बार फिर से वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बहुत बहुत बधाई। इसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए शिल्पा को इजाजत। नमस्कार।